गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे? यस बेटा। अब हम हमारी कृति का पुस्तक प्रारंभ करने वाले हैं। जैसा कि कल आपने पाठ परिचय में देखा था कि हम हमारा पाठ 2 मेरे संग की औरतें प्रारंभ करेंगे, जिसकी लेखिका श्री मृदुला गर्ग है। कल हमने इस पाठ की लेखिका का परिचय और पाठ का परिचय प्राप्त किया था और ये जाना था कि लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने आसपास और अपने परिवार की विभिन्न औरतों का चरित्र चित्रण इस पाठ में किया है कि उनकी नानी, दादी, परदादी, माँ, बहनें, स्वयं सबका वर्णन इन्होंने इस पाठ में किया है। आज से हम इस पाठ का पठन प्रारंभ करेंगे बेटा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ 2 मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है श्रीमती मृदुला गर्ग। मेरी एक नानी थी, जाहिर है थी ना, मतलब होती है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी, है ना। बाकी बच्चे नानी से कहानी सुनते हैं ना, लेकिन लेखिका कह रही है कि हमने नानी से नहीं सुनी तो हमें कहानियों की इतनी कमी अपने जीवन में लगी कि हम स्वयं कहानियाँ लिखने लगे। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में आकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म मतलब उसका मतलब। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशीन औरत थी। पर्दा नशीन जो पर्दे में रहती है, घूंघट निकालने वाली महिला, है ना, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे, है ना। कि जैसे ही नानी की शादी हुई तो उनके नाना जो थे वो उन्हें छोड़कर विदेश में वकालत, है ना, लॉ की पढ़ाई करने चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाजों के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी न किया कि हस्बैंड वहाँ से पढ़कर आए हैं, उनके तौर तरीके, रहन सहन, व्यवहार सब कुछ विदेश से प्रभावित हो चुका था, लेकिन नानी ने उनके कारण स्वयं को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया। वे जैसी थी वैसी पूरी उम्र रही और कभी भी अपनी पसंद नापसंद को अपने पति पर नहीं थोपा। उनको लगता था कि जैसा वो रहना चाहते हैं वो रहें, वे स्वतंत्र है और मैं भी जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। पर कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी, है ना। कि पहले उन्होंने कभी उनके पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी मृत्यु करीब है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम मुंह फट हो गई और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने लगी कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मेरी मृत्यु समीप है और मेरी 15 वर्षीय बेटी के जीवन के बारे में मुझे सोचना है ना। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। कि जीवन भर उन्होंने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन जब बेटी का प्रश्न आया तो उन्होंने नाना से ये इजाज़त मांगी कि वे पहले जहाँ पर्दा किसी पराये पुरुष से बात नहीं करती थी ना बेटा महिलाएं, तो उन्होंने उसको परंपरा को तोड़कर नाना के जो मित्र थे स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, उनसे मिलने की इच्छा जताई। सब दंग हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या बात कहना चाहती है। कि पूरी उम्र वो नाना से भी कोई इच्छा जाहिर नहीं की, पर्दे में रहती थी, तो अपने अंत समय में क्यों वे ऐसी इच्छा कर रही हैं, सब लोगों को आश्चर्य हो गया था। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी, लेकिन जो पति थे वो भी समझदार व्यक्ति थे कि जब पूरी उम्र महिला ने ऐसा कुछ नहीं मांगा तो अंत समय में भी वह ऐसा कुछ गलत नहीं चाहेंगी। तो उन्होंने भी समय का वो देख कर कि बहुत तबीयत खराब है, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है, तो उन्होंने उनकी इच्छा को मान लेना ही उचित समझा।
सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। मतलब जहाँ उनकी पत्नी रहती थी उस रूम में उनको भेजा। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। पहले ही तो मिलने की इच्छा हैरत अंगेज, अब नानी ने मिलने के बाद जो कहा वो और ज़्यादा आश्चर्य देने वाला था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार से हो। फर्माबरदार हुक्म मानने वाला है ना, आज्ञाकारी, उनका सेवक। कौन कह सकता है कि आप अपनी ही तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिएगा। मतलब उनकी नानी को नाना का इस तरह अंग्रेजों का वक्त होना पसंद नहीं आता था, लेकिन उन्होंने पूरी उम्र नाना को कुछ भी नहीं कहा। लेकिन क्योंकि वो एक सच्ची देशभक्त थी और वो चाहती थी कि अंग्रेजों की इस तरह से सेवा करना उचित नहीं है, तो अंत में उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर करी कि उनकी बेटी का विवाह ऐसे किसी अंग्रेज भक्त से ना होकर एक देशभक्त से हो। और यही बात कहने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल जी को चुना और यही कहा कि अपने जैसा एक व्यक्ति मेरी बेटी के लिए भी ढूंढ देना। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए भी ऐसा जुनून होगा कि मतलब वो खुद पूरे उम्र अपने हिसाब से नहीं जी पाई ना, नाना के अकॉर्डिंग ही वो चलती रही। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि जो खुद स्वतंत्रता का मतलब नहीं जानता, खुद कभी स्वतंत्र रूप से नहीं जिया, वो देश की स्वतंत्रता के लिए इतना सोचता है कि पति के विपरीत जाकर वो एक देशभक्त से अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहती है। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कि सब वो कहते हैं कि स्वतंत्र नहीं रही, लेकिन लेखिका को ऐसा लगता था कि नानी नाना के अनुरूप भी नहीं रही, कि अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना है ना, किसी और के बंधनों में बंधकर उसे अपनी इच्छाओं के विपरीत ना जीना, ये भी अपने आप में एक स्वतंत्रता है। तो उनकी नानी वास्तव में एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी कि उन्होंने नाना के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। ओके, कि पढ़ा लिखा बच्चा था, इंटेलिजेंट था, लेकिन देशभक्त था, इसीलिए वो किसी ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम देने से ही रोक दिया गया था। और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब नाना तो बहुत पैसे वाले, अंग्रेजों के फरमाबरदार, अंग्रेजों के स्टाइल से जीते थे, तो माँ का बचपन तो ऐसे घर में बीता, लेकिन विवाह एक साधारण क्रांतिकारी से कर दिया गया। तो कि भाई माँ, नानी की इच्छा, माँ की मम्मी, तो कि अपनी माँ की इच्छा के कारण, और पति जो अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के भक्त थे, तो उन दोनों के कारण माँ को एक सादा जीवन जीना पड़ा। भले ही उनकी इच्छा हो और नहीं हो, लेकिन नानी और हस्बैंड के कारण उनको बहुत साधारण जीवन जीना पड़ा। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। है ना बेटा, पूरी लाइफ तो आप बहुत एकदम सफिस्टिकेटेड बनकर रहे हो, कोमल, है ना, जहाँ नौकर चाकर थे, कोई काम नहीं करना। अब आप ऐसे घर में हो जहाँ पहनने के भी नाम पे आपको खादी की मोटी साड़ी पहननी है। तो माँ से तो वो साड़ी भी नहीं पहनी जाती थी, और वो क्योंकि कोई काम नहीं करती, एकदम कोमल शरीर वाली थी, तो ऐसा लगता था कि इतनी भारी साड़ी जब वो पहनेगी तो उनकी कमर में ही मोच आ जाएगी। रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है, दो ही पोंछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यह है कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। मतलब
वो सिर्फ देखने और है ना की वस्तु है, उनसे काम नहीं होता। तो दादी तो बहुत बार कमेंट करती थी कि ऐसा है, इतनी नाजुक है कि बस सजाओ संवारो और बिठा दो, कोई काम नहीं कराओ। और वो कहती भी थी कि ऐसा करने के लिए ये, और सही में ऐसा ही हुआ। कभी किसी ने माँ को काम करने पर मजबूर नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब ये जानते थे कि ये एक अंग्रेजी वक्त साहब के यहाँ से हमारे यहाँ पर बहू बनकर आई है। तो ये माँ के फेवर में रहा कि किसी ने, ठीक है लोग उन पर कमेंट करते थे कि ये बहुत नाजुक है सब है, लेकिन किसी ने उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया कि घर के काम करो या अपने आप को मतलब पूरी तरह से घर के कामों में व्यस्त कर दो। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। किसी ने छीके से उतारने की, मतलब किसी ने यूँ नहीं कि उसको अपने लेवल से नीचे लाने की कोशिश की। वो है सफिस्टिकेटेड, वो है एकदम कोमल, तो वो वैसे ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कारण क्या था? पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहब से खासे अभिभूत थे। अंग्रेजों के भक्त थे उनके फादर, तो बहुत सारे लोग जैसे उनसे प्रभावित थे, तो ससुराल वाले भी प्रभावित थे कि पैसे वाला है, अंग्रेजों का भक्त है। ओके। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, है ना, नाना साहब थे, तो ससुराल वालों को भी लगता था कि ये तो बड़े फादर हैं इनके, बहुत नाम वाले, इस कोशिश में। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह है कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। ये सही है बेटा कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे ना, एक्चुअली वही वो लाइफस्टाइल जीते थे। वो मन से देशभक्त होते थे, लेकिन आउटर जो उनका पहनावा, करना, उठना, बैठना, बोलना, वो अंग्रेजी स्टाइल का था। चाहे नेहरू फैमिली को ले लो कि मोतीलाल नेहरू भी अंग्रेजों के पहनावे से और उनके रोब से प्रभावित थे, तो वो वैसा ही जीवन जीते थे, बहुत ऊंची लाइफस्टाइल वाला। कि गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहसी साहबी ससुर का ही था, है ना, कि भले वो हस्बैंड कुछ नहीं कमा रहा है, केवल वो क्रांतिकारी है, देशभक्ति कर रहा है, लेकिन घर वाले कुछ नहीं कहते थे। क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि जो उनके ससुर हैं, लेखिका के नाना, वो बड़े साहब हैं। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या परी कथा होगी, है ना, कि नाना भले ही ना चाहे, लेकिन नानी ने इच्छा रख दी थी, तो लेखिका की माँ की शादी करनी पड़ी क्रांतिकारी से। तो लोगों को ये लगता था कि ये तो बहुत बड़ा एहसान है कि एक बड़े साहब ने एक साधारण क्रांतिकारी से अपनी बेटी का विवाह किया। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी, है ना, कि बाकी ऐसा नहीं होता। नानी की शादी भी ऐसे ही किसी साहब के वक्त से होती, लेकिन नानी की इच्छा और नाना ने कोई भी उनका वो विरोध नहीं किया कि ये अंतिम इच्छा है, तो जो कह रही है वो मान लो। तो कि ये इन सारी चीज़ों ने मिलकर मेरी नानी की लाइफ को, मेरी मम्मी की लाइफ को एकदम अलग सी परी कथाओं जैसी बना दिया। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी कि एक वजह तो ये थी लोग उनसे काम नहीं कराते थे, प्रभावित होते थे कि वो साहब की बेटी है। दूसरी वजह क्या थी? माँ की अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, खुद की शख्सियत। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। कि बहुत सुंदर थी, बहुत कोमल थी, और किसी से कोई मतलब नहीं। बेटा बहुत सारे होते हैं ना, तो दूसरों के कामों में कमियां निकालना, दूसरों को परेशान करना, वो ऐसी नहीं थी। वो इन सब से अलग बहुत सरल और सीधी महिला थी, है ना, एकदम ईमानदार, कभी झूठ नहीं बोलना, सबसे निष्पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेना और गलत कार्यों का साथ नहीं देना। तो ये भी उनके कुछ गुण थे जिससे लोग प्रभावित थे। अतः लोगों को लगता था कि ये कोमल है, सफिस्टिकेटेड है, बहुत पोलाइट है, ऑनेस्ट है, तो इसे इस तरह के घर के कामों में ये ना करे तो भी चलेगा, एक बहुत अच्छी महिला है, इसे अच्छी बनकर ही रहने दिया जाए। वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी, उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी राय जरूर मानी जाती थी कि कोई उनको काम करने के लिए नहीं कहता था, है ना, लेकिन उनकी राय जो थी
है ना, वो घर में ज़रूर महत्व रखती थी और हर काम में उनकी राय मानी जाती थी और पत्थर की तरह, लकीर की तरह निभाई भी जाती थी कि उन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल होता था। उनकी जो राय मांगी जाती थी वो राय अप्लाई भी की जाती थी। ओके। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। हाथी जो एक बहुत महंगा जानवर माना जाता है, शानो शौकत वाला, तो वो उनकी बहू की तुलना, मतलब लेखिका की जो माँ की तुलना थी ना, हाथी से करती थी कि ये तो देखने का और शानो शौकत वाला एक तरह से जो एनिमल होता है ना, तो काम करने के लिए हमारे पास तो बैल हैं, हाथी को कौन हल में जुताएगा, तो कि काम तो दूसरे कर लेंगे, ये तो हमारे घर की शान शौकत है। ओके। बचपन में मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, है ना, कि बचपन में ही समझ गई थी कि मम्मी जो है वो महत्व रखती हैं, बहुत ऊंचे लेवल की हैं, लेकिन सिर्फ शान शौकत और बाकी काम के लिए दूसरे लोग हैं। जुमला मतलब वाक्य। जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिता भी। मतलब माँ को इतना सॉफ्ट तरीके से रखा जाता था बेटा कि उनके बच्चों को भी उन्होंने नहीं पाला। घर के सारे जेंट्स लग जाते थे, दादी की जो देरानी जेठानी होती थी वो लग जाती थी, लेकिन माँ उनका कोई भी काम नहीं करती थी। ठीक है। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। तिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। कि माँ घर के काम नहीं करती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं करती थी। उनकी माँ को, जैसे उनकी नानी को था ना आज़ादी का जुनून, कहीं ना कहीं उनकी माँ में भी था, तो वो भी आज़ादी के जुनून को निभाती थी और अपने तरीके से निभाती थी। आगे लेखिका कहती है, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड दिया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी बहू पत्नी होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते वे घर बार नहीं संभाल पाती, पर उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था कि उनकी माँ परंपरागत माँ नहीं थी, उनकी तबीयत भी खराब रहती थी और सेकंड बात, वो करना नहीं चाहती थी। उनकी घर के कामों में कोई भी रुचि नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब वे बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते, न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते। उनमें इनकी सब इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती? साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, है ना। कि उनकी माँ कुछ भी नहीं करती थी, घर के काम, बच्चों का ध्यान, सास ससुर का ध्यान, पति का ध्यान, किसी के प्रति अपने कर्तव्य नहीं निभाती, सिर्फ संगीत सुनती, वो भी बिस्तर पे लेटे लेटे, साहित्य चर्चाएं करती, आज़ादी की बातें करती, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। सिर्फ उनके दो कारण थे कि एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी कि उन्हें नहीं पसंद, किसी भी तरह की ओवरलैपिंग उन्होंने नहीं की, और सेकंड, घर वाले उन्हें इसलिए चाहते थे बेटा कि वे एक की बात दूसरे से और दूसरे की बात तीसरे से नहीं कहती थी, कि मैंने उन्हें कुछ कह दिया तो वो पूरी तरह से विश्वसनीय रूप से उस बात को बनाए रखती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती, है ना। कि पहले कि वे झूठ नहीं बोलती थी इसलिए घर वाले उनका रेस्पेक्ट करते थे, और दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती, है ना। कि जो घर वालों के अलावा लोग थे, सबको पता था कि ये बहुत फेथफुल है, इन पर विश्वास किया जा सकता था, तो उनके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं।
छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, है ना। कि उनके घर में सबसे ये बड़ी बात थी कि सब अपने अपने कामों में रहते थे, कोई किसी एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देता था, सब अपने अपने कामों में लगे रहते थे। और निजता का मतलब उसका जो पर्सनल जो माहौल है उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। और ये भी नहीं कि मेरे नाम पे चिट्ठी आई है तो कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि किसकी चिट्ठी है, कौन लाया है, क्या लिखा है, किसने क्या पूछा है। और माँ को तो ये भी परवाह नहीं थी कि उनका कौन बच्चा क्या खाना खाया है, क्या किया है। 6 बच्चे थे उनके, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। तो यही कारण था कि सब अपने अपने में कैद रहते थे। तो उनके 3 बहनें और एक भाई लेखन की उसमें विधा में आगे बढ़ गया, क्योंकि अकेले रहते हैं, अपना टाइम अकेले स्पेंड करते हैं, तो लिखने में उन्होंने टाइम बताया। ओके बेटा, आज हम इस पाठ को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आज हमने नानी और माँ इन 2 लोगों की विशेषताओं को पढ़ा है। मैंने कहा इस पाठ में हर स्त्री के चरित्र का चित्रण पूछा जाता है, तो आपको आज इन दोनों के चरित्र को अच्छे से पढ़ना है। ओके बेटा, बाय।